हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो क्लास रहेगी 1 से लेकर 5 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज दैट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स नेम्ड निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये बोल ये रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बनने वाली कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स है। ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर होगा इसका NSE इंडाइसेस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से ये इंडेक्स का नाम भी याद रखना, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट बन रही है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ठीक है, वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। तो इंडेक्स किसके लिए जारी किया गया वो क्वेश्चन में ही आप लोगों को बता दिया गया है। ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम्स का जो पार्ट हैं कंपनीज, उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, कुछ एक बातें और जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनेंगे। तो जो ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है, इस इंडेक्स का जो बेस डेट है वो क्या है, ये भी पूछा जा सकता है ना। तो इस इंडेक्स का जो बेस डेट है वो 2 अप्रैल, ठीक है, 2018 रखा गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि वेस वैल्यू क्या रखी गई है इंडेक्स की। इंडेक्स की जो वेस वैल्यू रखी गई 1000 है। ठीक, ये चीज़ आप लोग इतना ध्यान रखना। ठीक है, और नया इंडेक्स जो है एसेट मैनेजर के लिए एक प्रकार से बेंचमार्क के रूप में काम करेगा। और इस इंडेक्स को, ये लाइन ध्यान से सुनना, लाइन बोलने से पहले मैं याद दिला दे रहा हूँ, इस इंडेक्स को सेमी एनुअली यानी कि अर्धवार्षिक, ठीक है, ठीक है, इस इंडेक्स को सेमी एनुअली यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर पुनर्गठित किया जाएगा, मतलब कि रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली यानी कि तिमाही, हिंदी वाले, ठीक ना, ये तो पता ही होगा। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर इसको रीबैलेंस्ड किया जाएगा। ठीक है ना, रीबैलेंस्ड किया जाएगा। ठीक है, सेमी एनुअल बेसिस पर इसको पुनर्गठन किया जाएगा, इसका रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। क्वार्टरली बेसिस पर इसको रीबैलेंस किया जाएगा। तो ये दो वैल्यू, ये दो चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रही हैं, ये चीज़ ध्यान से समझना आप। अगर यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लग रहा था कि ऐसे ही मतलब बनेगा। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स और जानते हैं। वर्तमान सिनेरियो की अगर बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो NSE पर 17 NSE पर 17 थीमेटिक इंडाइसेस हैं अभी, जैसे कि निफ्टी कमोडिटीज़ हैं, निफ्टी CPSEs हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये जो सेमी एनुअली और क्वार्टरली बताया ये याद रखना। 2 अप्रैल याद रखना। बेस वैल्यू जो आप लोगों को 1000 बताई गई थी ये याद रखना। इस क्वेश्चन की कहानी यहीं पे खत्म होगी, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। RBI हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड इमीडिएट रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, RBI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी पर तत्काल प्रतिबंध लगाए हैं, ये इसमें पूछा है। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो इसके सही उत्तर का अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B, यानी कि ईडेलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड EARCL और ECL फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर अभी हाल ही में RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और ये जो दोनों कंपनियां हैं, ये दोनों कंपनियां ईडेलवाइज ग्रुप की कंपनी हैं। ठीक है, ये दोनों कंपनी ईडेलवाइज ग्रुप की कंपनी है। सरफेसी एक्ट 2002, RBI एक्ट 1934 के तहत में जो RBI को शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उसी के तहत में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। RBI ने इन दोनों कंपनी पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इन्हीं के तहत में लगाए हैं। और RBI ने जब एग्जामिन वगैरह किया था ना, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने से पहले ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद करके रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी। ठीक है ना, ऑडिट वगैरह होता है, एग्जामिन किया जाता है कि काम सही से कामकाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो RBI ने जब एग्जामिन किया हुआ था तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी, बहुत सारी अनियमितताएँ। ठीक है, हिंदी सही से नहीं बोल पा रहा हूँ मुझे लग रहा है, तो आप डिस्क्रिपेंसीज समझ लीजिएगा। ठीक है ना, अनियमितता, ठीक है, ये बहुत सारा इसमें पाया गया था।
दोनों कंपनियों में, तो इस वजह से इस पे ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है, ठीक है ना। क्या कुछ एक जो डिस्क्रिपेंसीज पाई गई थी उसके नाम भी मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि केवाईसी नाम्स का पालन नहीं किया जा रहा था, ठीक है। सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो इनकरेक्ट डिटेल्स फिल की जा रही थी, ठीक है। सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट सिस्टम के में इसमें मतलब गलत रिपोर्टिंग की गई थी, ठीक है। और भी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज पाए गए थे जिस वजह से ये रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। तो उन मल्टीपल इश्यूज को थोड़ा बहुत पीडीएफ में दे दूंगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ से जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो करा दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड व्हिच बैंक हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू बैंकास्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और किस बैंक ने हाल ही में एक बैंकास्योरेंस पार्टनरशिप में एंटर किया हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंडिया की पहली एसएफबी है, एक बात ये भी जान लो आप लोग। बैंक इंश्योरेंस में होता क्या है, वही बैंक और इंश्योरेंस मिलकर बना हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनियां बैंक के साथ में पार्टनरशिप करती हैं जिससे कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह हों वो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू सेल आउट किए जा सके। दोनों को फ़ायदा होता है इसमें, बैंकों को भी और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी। इतना ही जानना जरूरी है, ठीक है। बैंक इंश्योरेंस वगैरह जितने भी हो रहे हैं एक कॉपी पे अलग से आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं, चाहे फिर आप पीओ क्लर्क दे रहे हो फिर या फिर स्केल 2 जीबीओ स्केल 3 दे रहे हो। तैयारी हमको हर लेवल पे करनी होगी, तो जहाँ पे मुझे लगता है कि जो चीज़ें जरूरी है मैं बीच बीच में आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर बात हुई है। जालंधर पंजाब में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सर्वजीत सिंह सामरा ट्रिपल एस, ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं, सब समझदार ऑडियंस है हमारी, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो संजीव मंत्री ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के क्या हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। एक बैंक का इंश्योरेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिया, एक बैंक का इंश्योरेंस और बता दे रहा हूँ, दो अलग क्वेश्चन नहीं फ्रेम किया मैंने, कहा कि एक ही जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन था तो सोचा मैंने कि एक ही साथ करा देते हैं। तो फेडरल बैंक और टाटा AIA, ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, इन दोनों ने भी बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया हुआ है अभी हाल फिलहाल में। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है ना। बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है बता ही दिया गया है, तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेम द लीडिंग fintech firm which has recently launched secured lending products on its platform by partnering with bank, NBFCs and other fintech। उस अग्रणी फिनटेक फर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में बैंकों, NBFCs और दूसरे अन्य फिनटेक फर्मों के साथ में साझेदारी करके अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित ऋण उत्पाद लॉन्च किए हुए हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। सिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पर कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है, बैंकों के साथ में मिलकर, NBFCs के साथ में मिलकर और फिनटेक फर्म्स के साथ में मिलकर, ये इसमें पूछा गया है। फोन पे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। फोन पे ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन में ही बता ही दिया गया ना कि क्यों क्यों पार्टनरशिप वगैरह हुई, तो क्वेश्चन को भी ध्यान से समझा करो। कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती हैं, कुछ एक इन्फॉर्मेशन मैं एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताता हूँ, और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ से भी मिलती हैं। तो वीडियो क्लासेस देखने के बाद में पीडीएफ पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है रिवीजन पर्पस से। पहले वीडियो क्लासेस देख लिया करो, फिर पीडीएफ पढ़ लिया करो, दोनों मिला के तैयारी करोगे तो बेहतरीन तैयारी होगी। कोई सा भी एक छोड़ दोगे तो कहीं ना कुछ लैक रह जाएगा। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस पार्टनरशिप के तहत में फ़ोन पे ऐप के माध्यम से 6 मेजर कैटेगरीज में जो है लेंडिंग सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे, लोन वगैरह दिए जाएंगे। म्यूचुअल फंड, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, बाइक लोन, होम एंड अदर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये सब 6 मेजर कैटेगरीज हैं। इस लेंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए फ़ोन पे ने बैंकों के साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है, बताया ही क्वेश्चन में, NBFCs के साथ में किया हुआ है, फिनटेक फर्म के साथ में भी पार्टनरशिप किया हुआ है। कुछ एक के नाम भी मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि ज़रूरी नहीं है लेकिन बता दे रहा हूँ, जैसे L&T फाइनेंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, मुथूट फिनकॉर्प के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, टाटा कैपिटल के साथ में किया हुआ है, हीरो फिनकॉर्प के साथ में किया हुआ है, ठीक है ना, वोल्ट मनी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे, ये चीज़ आप लोग याद रखना। एक क्वेश्चन यहीं पे और ऐड ऑन कर रहा हूँ, GST का। GST की अभी अलग से क्वेश्चंस नहीं फ्रेम कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम तक चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आप लोगों को मैं सलाह यही दूंगा कि एक अलग पेज पे GST वगैरह बना के लिखते रहा करो, जिससे अपडेटेड GST आप लोगों के पास में रहे एग्ज़ाम टाइम तक, ठीक है। तो ये जो GST की बात हो रही है, ये GST प्रेडिक्शन किसके द्वारा किया गया है, मॉर्गन स्टैनली के द्वारा, ठीक है।
मॉर्गन स्टैनली के द्वारा किया गया है। 2024 के लिए जो जीडीपी रहने का अनुमान है वो 6.8% का है। 2025 के लिए जो अनुमान लगाया गया है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा वो 6.5% का है। तो ये दोनों चीज़ भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as chairman of the board of the directors of ICICI Prudential Life Insurance Company Limited effective from 30th of June 2024 by IRDAI। ठीक है, IRDAI द्वारा हाल ही में 30 जून 2024 से प्रभावी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। संदीप बत्रा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन लाइनर करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया हुआ है, तो जिसको रिप्लेस किया हुआ है उसका भी नाम दिया गया है। MS रामचंद्रन को रिप्लेस किया हुआ है। MS रामचंद्रन जी जो हैं वो 30 जून 2024 को रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह पे इनको बनाया गया है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर हो जाएगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ICICI बैंक और प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड, ठीक है ना, ICICI बैंक और प्रूडेंशियल कॉरपोरेशन होल्डिंग्स लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा प्रमोटेड है। आगे बढ़ते हैं। साउथ कोरिया बेस्ड सिन्हान बैंक हैज रिसेंटली गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया CCI टू एक्वायर हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टेक इन HDFC क्रेडिला। ठीक है, क्या बोल रहा है, दक्षिण कोरिया स्थित सिन्हान बैंक को हाल ही में HDFC क्रेडिला में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI से मंजूरी मिली हुई है। ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। सही उत्तर हो जाएगा 11% ऑफ स्टेक। ठीक, 11% ऑफ स्टेक एक्वायर करने के लिए मंजूरी इसको मिल गई है CCI से और CCI से। सिन्हान बैंक की बात करेंगे तो ये साउथ कोरिया बेस्ड ये बैंक है। HDFC क्रेडिला की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये HDFC क्रेडिला जो है ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC है। ये इतना यहाँ पे पढ़ना है, आगे मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ADB recent official report, what is the extended financial assistance to India by ADB in sovereign lending for the year 2023 for urban development, industrial corridor development, power sector reforms, climate resilience, horticulture and to enhance connectivity। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। ठीक है, एशियाई विकास बैंक की हालिया आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार शहरी विकास, औद्योगिक गलियारे के विकास, बिजली क्षेत्र में सुधार, जलवायु लचीलापन, बागवानी, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 के लिए ADB द्वारा भारत को कितनी वित्तीय सहायता दी गई, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 2.6 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही करना है, इसमें और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। याद करते हुए चलना, ऐसे मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनो कि पंजीरी वगैरह लास्ट में मिलेगी। ठीक है ना, नोट्स वगैरह कुछ क्लासेस देखने के टाइम पे बना लिया करो थोड़ा बहुत। PDF में प्रोवाइड करा रहा हूँ वो अलग मैटर है, लेकिन अपने हाथ से कुछ लिखे पड़े रहोगे तो भेजे में कुछ घुसा रहेगा। ठीक है, PDF का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद होना चाहिए कि रिवीजन होना चाहिए उससे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लिख भी लिया करो अपने हाथों से, ऐसा नहीं कि बस लगा लिया वीडियो, अपना आराम से लेटे हुए हैं देखे जा रहे हैं, बढ़िया ना, सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने अलग दुनिया में खोए हुए हैं देखे जा रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। कोर्स और परचेज किया हो तो ढंग से पढ़ाई करो। आगे बढ़ते हैं। RBI has recently released its annual report 2023 for the period of April 2023 to March 24. Which of the following points are correct related to this report? ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में RBI ने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से संबंधित कौन सा बिंदु सही है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका हिंदी में मतलब है, वीडियो यहीं पे पॉज करोगे, सारे के सारे पॉइंट्स पहले एक बार आप लोग पढ़ोगे, उसके बाद में मैं इसका बताऊंगा। मतलब मैं तो कंटिन्यू कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्लासेस जब देखना तो वीडियो पॉज करके सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लेना। इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ एक बातें और बता दे रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब अगर मैं फोर्सफुली बोल रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनुअल रिपोर्ट आई हुई है RBI की, स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। PO क्लर्क वाले भी अगर हो आप, तब आपके लिए भी, आपको भी यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे।
100% मिलेंगे। स्केल 3 वाले जो बाद में रोना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, क्या पढ़ाया गया था, क्या लिखाया गया था, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया गया, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाया गया, यहाँ कोर्स ले लिया था, वहाँ कोर्स ले लिया था, ये सब नाटक नहीं होना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट को ढंग से पढ़ना है। इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट भी मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये रिपोर्ट जो है 310 पेजेस की रिपोर्ट है ये, तो 310 पेजेस की रिपोर्ट को एक क्वेश्चन में मैं समराइज़ नहीं कर सकता था। जो मैक्सिमम पॉइंट्स मुझे लगा इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके बाद में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है इसी वीडियो के नीचे आप लोग जब देखेंगे तो पीडीएफ अटैच्ड कर दिया गया है। 3-4 दिन 5 दिन जितना भी टाइम मिलेगा निकाल के सारी पीडीएफ को घोट के रट जाना, पी जाना। रील्स वगैरह अगर देखते हो वहाँ पे टाइम मत खर्च करना, यहाँ से पी जाना इसको। यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और अभी तक का जो पैटर्न रहा है, अगर अभी तक की जो चीज़ें चलती हुई आई अगर वो चलती रही, इस बार आईबीपीएस ने कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं किए तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। 310 पेज है, मतलब पूरा का पूरा पेपर बनाया जा सकता है इससे 310 पेज में। तो पूरा पेपर तो नहीं बनाएंगे लेकिन 3-4 चीज़ें यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चंस मिलने के पूरे चांसेस हैं अभी तक के पैटर्न को फॉलो करें तो। ये कुछ एक ज़रूरी बात हो गई इस क्वेश्चन से संबंधित। आंसर जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। और उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही समझदार, बहुत ही पढ़ी लिखी ऑडियंस है, सब वर्किंग है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपने करियर की फ़िक्र है। ये सारे के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे आपने, ठीक है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स अभी तक आप लोग पढ़ लिए होंगे वीडियो पॉज करके, ठीक। एक एक पॉइंट को मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, हालांकि पढ़ लिए होंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। दिस शेयर ऑफ 500 नोट्स इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ द टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन इंक्रीज्ड to 86.5% as of March 31st of March 2024 from 77.1% in the मार्च 2023। क्या कह रहा है? पहली चीज़ तो ये जान लो कि जो रिपोर्ट आई हुई है ये रिपोर्ट आई हुई अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए। इसमें ये बोला गया है कि टोटल करेंसी सर्कुलेशन जो हो रही है उसमें 500 का जो नोट है वो 31 मार्च 2024 में 86.5% इंक्रीज़ हो गया है। मार्च 2023 में ये कितना इंक्रीज हुआ था? 77.5% था, ठीक, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि आरबीआई एंड एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड आर वर्किंग टुवर्ड्स 6, ठीक है। आरबीआई और एनआईपीएल यूपीआई सिस्टम को 20 और देशों में एक्सपांड करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2023 तक। ये पॉइंट दूसरा हो गया। तीसरा ये कह रहा है कि एज ए पार्ट ऑफ 2024-2025 एजेंडा टू ग्लोबलाइज द डोमेस्टिक करेंसी आरबीआई अलाउड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया यानी कि PROIs टू ओपन रुपी अकाउंट, ठीक है ना। मतलब कि डोमेस्टिक करेंसी को ग्लोबलाइज करने के लिए, वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए आरबीआई ने पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया अकाउंट ओपन करने का, रुपी अकाउंट ओपन करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो इंडियन बैंक्स हैं वो रुपीज़ में, मतलब उनका रुपीज़ को ग्लोबलाइज किया जाएगा, वो उसमें अकाउंट वगैरह ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट की तरफ अगर चलें, खरीफ एंड रबी फूड ग्रेन्स in 2023 to 2024 was 1.3% lower than the final estimates of 2023, ठीक है ना। यानी कि 1.3% लोअर था फाइनल एस्टिमेट जो था 2023 के लिए। क्या? प्रोडक्शन ऑफ रबी एंड खरीफ फूड ग्रेन्स। सारे डाटा बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। एग्रीकल्चर वालों भी अगर देख रहे हो तो ध्यान से सुनना। यहाँ से मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्टिव रहो। यहाँ पे केवल 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इससे 500 क्वेश्चन बन सकते हैं। हर लाइन से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी आगे और भी मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। आप लोग तो लेज़ी हो गए, काम करते होगे, टाइम मिलता नहीं होगा, सारा कुछ मास्टर को ही कराना होता है, मास्टर साहब को, तो वो उसका भी मैंने जुगाड़ करके रखा हुआ है, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा, पहले पॉइंट्स को डिस्कस करो आप लोग इसको, ठीक है। आगे क्या बोला? द रिपोर्ट शोज दैट द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड केसेज इंक्रीज्ड बाय 166% टू इतना इन फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम इतना इन इतना, ठीक है ना। मतलब कि क्या बोला गया है कि बैंक फ्रॉड के जो केसेस हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 166% इंक्रीज हुए हैं और ये बढ़ के 36,075 केसेस हो गए हैं। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये 13,564 केसेस थे। तो 13,564 से ये जो बढ़ा हुआ है ये 166% बना हुआ है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है 5वीं। मैक्सिमम फ्रॉड केसेस हैव occurred
अंडर द डिजिटल पेमेंट कैटेगरी। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हुए हैं डिजिटल पेमेंट कैटेगरी में हुए हैं। आगे देखो क्या बोल रहा, द नंबर ऑफ काउंटरफिट नोट्स यानी कि जाली नोट्स डिटेक्टेड एट आरबीआई रोज 17,613 पीसेज इन इतना एज कम्पेयर। ठीक है, 23-24 के दौरान जो जाली नोटें हैं वो 17,613 थी, पकड़ी गई हैं, और फाइनेंशियल ईयर 23 के दौरान 10,465 थी, ये भी याद रखना। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, ये कह रहा है कि मॉनेटरी पेनल्टीज़ ऑन आरबीआई। हाँ ठीक है, आरबीआई के द्वारा जो भी मॉनेटरी पेनल्टीज़ लगाई गई हैं रेगुलेटेड एंटिटीज़ में, वो फाइनेंशियल ईयर 2024 में डबल हो गई हैं, और डबल होकर कितना हो गई हैं, 86.11 करोड़ रुपए, 86.11 करोड़ रुपीज़ 2023 की तुलना में। 2023 में ये कितना था, 40.39 करोड़, 40.39 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई थी आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज़ में फाइनेंशियल ईयर 23 में, जबकि 24 में ये चीज़ें बढ़ गई हैं। कितना बढ़ गई हैं ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ठीक, और अगला देखें तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन फाइनेंशियल ईयर 24 आरबीआई इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी 281 रेगुलेटेड एंटिटीज़ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में आरबीआई ने मॉनेटरी पेनल्टीज़ लगाई हुई थी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 211 रेगुलेटेड एंटिटीज़ पर ये पेनल्टी लगाई गई थी। ठीक है, ये पेनल्टी लगाई गई थी। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जीडीपी रियल जीडीपी फोरकास्ट 7% किया हुआ है करंट फिस्कल ईयर के लिए, ये भी आप लोग याद रख लेना। 9वां जो पॉइंट है, बैलेंस शीट की बात की गई है आरबीआई की, 11% का उसमें इंक्रीज़ हुआ है। कितना हुआ है, रुपीज़ 70.47 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 24 की बात हो रही है। 23 में अगर बात करेंगे तो 63.44 लाख करोड़ रुपीज़ बैलेंस शीट थी उसकी, उससे 11% बढ़ा हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में। रिपोर्ट आल्सो इंडिकेट्स ए 17% इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 24 इनकम टू रुपीज़ इतना। ठीक है ना, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 17% इनकम में भी इंक्रीज हुआ है आरबीआई का। ठीक, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। गोल्ड वाली जो लाइन है 8वां पॉइंट, ये 8वां पॉइंट भी आप लोग पढ़ लेना यहीं पे। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर्स परचेज्ड ए टोटल ऑफ 27,031 करोड़ ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ठीक है ना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो इन्वेस्टर्स ने 27,031 करोड़ रुपए का खरीदा हुआ है, जो कि 2022-23 की तुलना में 4 टाइम्स है, 4 गुना है। ठीक, तो ये 10 पॉइंट आप लोगों को बता दिए गए। ठीक है, 310 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ने के बाद में ये 10-15 पॉइंट मुझे लगे। पॉइंट्स तो बहुत मिल रहे थे, एक क्लास में 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसीलिए बोला कि इस क्वेश्चन के साथ, इस वीडियो के साथ आरबीआई की जो ऑफिशियल एनुअल रिपोर्ट वाली पीडीएफ आई है 310 पेज की, वो अपलोड कर दूंगा मैं, उसको ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। ठीक, ये बात हो गई इतना। अब एक और अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभा देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि कोर्स खरीदा है तो सर मैं ही सारा पढ़ूँ, आप क्या करोगे, कोर्स क्यों परचेज़ किया ना, ऐसे भी लोग आ जाते हैं। ठीक है ना भैया, तो कोर्स परचेज़ किया तो पेपर भी थोड़ी दे देंगे हम, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो मुझे लग रहा है कि जो थोड़ी बहुत हेल्प आप लोगों की और करनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है। ठीक है ना, मैंने तो पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि कुछ पेजेस बता रहा हूँ उस रिपोर्ट में, उन पेजेस को तो ज़रूर पढ़ लेना। इसके बाद में मैं सजेस्ट यही करूँगा कि सारे पूरी पीडीएफ पढ़ो, 2-3 दिन का टाइम लो, पूरी पीडीएफ पढ़ो, लेकिन जो पेजेस बता रहा हूँ उसको पढ़ जरूर लेना। क्वेश्चन यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं, किसी न किसी बैंक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओरिजिनल पीडीएफ भी मैं ऐड कर ही दिया हूँ। ठीक है ना, रिपोर्ट का टाइम पीरियड भी है, याद रख लेना। अब पेजेस में बताता हूँ, पेज आपको जो पढ़ना है 43 से 51 तक पढ़ लेना एक बार, 77 नंबर पेज पढ़ लेना, 81 से 83 नंबर पेज पढ़ लेना, 95 से 100 नंबर तक पेज पढ़ लेना। यहाँ पे केसीसी, ठीक ना, केसीसी का है, एमएसएमईज का से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आप लोग मतलब देख लेना। केसीसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है, अंतर्दृष्टि के बारे में दिया गया है, एमएसएमईज के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो ये वाले पेजेस भी पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद में 102 से 104 नंबर पेज पढ़ लेना, 114 से 118 नंबर पेज पढ़ लेना, 126 से आप लोगों को और कौन सा पढ़ना है, 126 से आप पढ़ लेना 126 से 132 ये पढ़ लेना आप लोग। इसके बाद में 153 से आप पढ़ लीजिएगा 157 नंबर पेज, 162 से 169 नंबर पेज। ठीक है, इसके बाद में आप पढ़ लेना 218 से
218 अकेले पढ़ना है एक पेज, फिर 226 से 230 नंबर पेज पढ़ लेना, फिर 247 से 260 नंबर पेज। इतना तो आप लोगों को पढ़ लेना है जो मैंने बताया हुआ है। इसके बाद भी मैं सजेस्ट करूंगा कि पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना, क्वेश्चन 100% देखने को यहाँ से मिलेंगे। अभी तक का जो IBPS का पैटर्न रहा है वो अगर इस बार भी फॉलो करता है तो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच कंट्री RBI हैज़ रिसेंटली मूव्ड 100 मेट्रिक टन्स यानी कि 1 लाख kg ऑफ स्टोर्ड गोल्ड। ठीक है, हाल ही में किस देश से RBI ने 100 मीट्रिक टन संग्रहित सोना हस्तांतरित किया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 1991 के बाद में ये पहला मौका है जब इतना गोल्ड मूव किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। फिनेंशियल ईयर 2024 में इंडिया का ओवरऑल गोल्ड जो है वो 27.46 मीट्रिक टन इंक्रीज़ हुआ है और ये बढ़कर 822.1 मीट्रिक टन हो गया। ये पॉइंट भी याद कर लेना। RBI की लगभग आधे से ज़्यादा जो RBI का गोल्ड है, ठीक है, RBI की जो भी गोल्ड होल्डिंग्स हैं वो आधे से ज़्यादा गोल्ड होल्डिंग्स बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि BIS, इन दोनों के पास में सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन SBM बैंक, ए सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन रेगुलेटरी नॉर्म्स। हाल ही में RBI ने कुछ विनियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की सहायक कंपनी SBM बैंक इंडिया पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 80.70 लाख। ठीक, इतना ही आपको जानना है। LRS ट्रांजैक्शंस के कुछ दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की लिमिट क्या होती है ये बता दो आप लोग भैया, एक फिनेंशियल ईयर वाली। ठीक है, इतना तो पता ही होगा ना, तो बताओ आप लोग कमेंट कर कर। ठीक, SBM बैंक इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आशीष विजयकर ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। In order to enhance transparency and simplify the process of determining the incentive settlement amount, which organization has recently launched the settlement calculator? पारदर्शिता बढ़ाने और सांकेतिक निपटान राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किस संगठन ने हाल ही में निपटान कैलकुलेटर लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, सही उत्तर इसका हो जाएगा सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो कैलकुलेटर है ये कैलकुलेटर यूजर्स को इंडिकेटिव सेटलमेंट अमाउंट कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सेबी सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018 के सेकेंड शेड्यूल में मेंशन कंप्यूटेशन मैट्रिक्स के आधार पर इस कैलकुलेटर को डेवलप किया गया है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट के लिए जो इंडिकेटिव अमाउंट होगा वो मिनिमम 3 लाख रुपीज़ का होगा। ठीक है, और दूसरों के लिए मिनिमम 7 लाख रुपीज़ होगा। ठीक, ये चीज़ भी याद कर लेना। और इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कहीं पे कोई चीज़ें नहीं समझ में भी आ रही हैं तो कुछ एक चीज़ें रट लेनी होती हैं, वही कर लेना यहाँ पे। अगर चीज़ें ना समझ में आई हो, थोड़ा सा ऊपर गया हो तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और ऐड करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? वो क्वेश्चन है भैया GDP से संबंधित। और GDP में भी किसकी बात कर रहा हूँ? मूडीज़ की। मूडीज़ ने भी अपना प्रेडिक्शन दिया हुआ है, GDP का अनुमान लगाया हुआ है 2024 के लिए और 2025 के लिए। ठीक है, 2024 के लिए ये अनुमान 6.8% का है इंडिया की GDP, 2025 के लिए 6.5% का है। तो इसको भी आप लोग एक जगह पे कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन एन एग्रोकेमिकल फर्म PI इंडस्ट्रीज फ्रॉम 4.95% टू व्हाट परसेंटेज? ठीक है ना, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने एग्रोकेमिकल फर्म PI इंडस्ट्रीज़ में अपनी हिस्सेदारी 4.95% से बढ़ा के कितना कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा 5%। बस इतना ही इसमें करना है, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। In order to guide retail customers about their rights and remedies, which of the following financial institute or association has recently launched a website called Bank Clinic? ठीक है, क्या कह रहा है ये?
खुदरा ग्राहकों को उनके अधिकारों और उपायों के बारे में मार्गदर्शन देने के लिए निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान या एसोसिएशन ने हाल ही में बैंक क्लिनिक नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। बैंक क्लिनिक याद करना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताना है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने अभी हाल ही में बैंक क्लिनिक नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की हुई है, जिससे कि जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको गाइड किया जा सके किसके बारे में, उनके राइट्स के बारे में, उनके रेमेडीज़ के बारे में, उनके कुछ और एक डाउट्स होते हैं तो उसके बारे में गाइड करने के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। मुंबई महाराष्ट्र में इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये एक कंप्लेंट रिड्रेसल प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेल कस्टमर्स को उनके अधिकारों के बारे में गाइड करता है। केवल गाइड ही करेगा, क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं करेगा। कोई क्वेरीज आप लोग पुट करते हैं तो उसका समाधान कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो चीज़ें आप लोगों को ये वेबसाइट करती है, क्वेरीज का रिजोल्यूशन नहीं देती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। कंप्लेंट रजिस्टर करने के 5 डेज के भीतर, ठीक है ना, कंप्लेंट रजिस्टर करने के 5 डेज के भीतर ही उस कंप्लेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं करने चल रहा हूँ जीडीपी का, और इस बार जो जीडीपी है वो एनएसओ का है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ का है। एनएसओ ने इंडिया की जीडीपी अनुमानित की हुई है फिनेंशियल ईयर 24 के लिए, कितना? 8.2%। ठीक है, 8.2%। तो इसको भी जीडीपी वाले पोर्शन में एक जगह लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट FDI इन फाइनेंशियल ईयर 24? क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त हुई है? ये इसमें पूछा गया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। सही उत्तर होगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुई है फिनेंशियल ईयर 2024 में, लेकिन पिछले साल की तुलना में FDI में कमी आई है। पिछले साल जो FDI सिंगापुर से प्राप्त हुई थी उसमें मतलब कमी आई हुई है इसमें, और ये घटकर जो है वो 30%। देखो फिर से समझो आप लोग, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुई है 2024 में, ठीक है, लेकिन पिछले साल की तुलना में, ठीक है, सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त हुई है, पहली लाइन। और ये कब प्राप्त हुई है? 2024 में। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें, फिनेंशियल ईयर 23 से कंपैरिजन करें, तो फिनेंशियल ईयर 23 की तुलना में सिंगापुर से प्राप्त FDI में 32% की कमी आई है, और ये घटकर 11.77 बिलियन USD हो गया है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। मतलब कि 24 में सिंगापुर से 11.77 बिलियन USD का FDI प्राप्त हुआ है, जो कि फिनेंशियल ईयर 2023 की तुलना में 32% कम है। ये कहना चाह रहा था मैं, सेंटेंस फ्रेम करने में थोड़ा सा इशू आ रहा था, इसलिए मैं 2-3 बार बोला। फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर से FDI प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है? ये हो गया। सेकेंड नंबर पर मॉरिशस से FDI प्राप्त हुई है, कितनी FDI प्राप्त हुई है? 7.97 बिलियन USD। ठीक है, ये सेकेंड पे हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पर USA से FDI प्राप्त हुई है, कितनी प्राप्त हुई है? 4.99 बिलियन USD। ठीक है, ये थर्ड की बात हो गई। फोर्थ नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो फोर्थ नंबर पर नीदरलैंड का नंबर आ जाता है। नीदरलैंड से FDI प्राप्त हुई है, कितना? 4.93 बिलियन USD। ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखना। 2018-19 से ही सिंगापुर इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश बन गया है। मतलब 18-19 में भी सबसे ज़्यादा FDI सिंगापुर से आई, 19-20 में भी 20-21 में भी, और इस बार आई भी है। ठीक है ना। और अगर सभी देशों से प्राप्त FDI की बात करें तो फिनेंशियल ईयर 2024 में 3.5% की कमी आई हुई है। ठीक है ना, 3 पॉइंट की कमी आई हुई है। ठीक, और ये 46.03 बिलियन USD से घटकर 44.42 बिलियन USD हो गई है। मतलब कि इस बार 44.42 बिलियन USD का FDI प्राप्त हुआ है सभी देशों से। ठीक है ना, ठीक है।
जबकि फिनेंशियल ईयर 23 में 46.03 बिलियन यूएसडी प्राप्त हुआ था। ठीक, तो ये कमी आई है और ये कमी दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ये कमी जो आई है 3.5% का आई है। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि कितने परसेंट की कमी आई, तो परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए, या ये भी पूछ लेते हैं ना भाई कि कितना एफडीआई था, तब भी आपको पता होना चाहिए कि 46.03 बिलियन यूएसडी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर का कितना था, यूएसए का कितना था, ठीक है ना, मॉरिशस का कितना था, नीदरलैंड का कितना था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो ये चीज़ भी आप लोग रिकॉल करना, मतलब माइंड में रखना, नोट्स वगैरह बना लेना। थोड़ा बहुत पीडीएफ में तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन इसी समय अगर आप लोग वीडियो क्लास देखते हुए बनाएंगे तो चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हो जाती हैं। रिवीजन जब आप करते हो ना तो उसमें मज़ा ही आ जाती है, फिर आपको दोबारा कहीं पर कुछ भटकने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। By which name SEBI has recently launched a personal finance mobile application for investors? SEBI ने हाल ही में निवेशकों के लिए किस नाम से व्यक्तिगत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सारथी 2.0, ऑप्शन नंबर सी। सारथी है, साथी नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखो, साथी भी दिया गया है, इसी तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, क्या नाम है? सारथी 2.0। और ये लिखा कैसे जाता है? ये लिखा ऐसे जाएगा, सारथी, आर की जगह पे ये रुपीज़ का सिंबल बना दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ में मेरा ये ऑप्शन आ नहीं रहा था इसलिए मैंने सारथी ऐसे लिख दिया गया है। एग्जाम में आपको इस तरीके से भी देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग आर समझ लीजिएगा। ठीक है ना, सारथी 2.0 इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है? पर्सनल फाइनेंस मोबाइल एप्लीकेशन है इन्वेस्टर्स के लिए। प्ले स्टोर और iOS, प्ले स्टोर और iOS यानी कि एप्पल वालों के लिए, एप्पल यूजर्स के लिए ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर ये अवेलेबल है। इस ऐप में म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, केवाईसी प्रोसीजर, फिनेंशियल कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस ऐप के मदद से इन्वेस्टर्स जो भी होंगे वो शेयर्स को बाय कर सकेंगे, शेयर्स को सेल कर सकेंगे, दोनों काम कर सकेंगे। ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि ODR और इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इस पोर्टल पे, इस ऐप में अवेलेबल है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होगा। एक क्वेश्चन सेबी से ही रिलेटेड है, तो यहीं पे मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। सेबी ने सैमको, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सैमको सिक्योरिटीज़, ठीक है ना, सेबी ने सैमको सिक्योरिटीज़ पर 2.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई हुई है कस्टमर ऑन बोर्डिंग के प्रोसेस में डिस्क्रिपेंसीज पाने के कारण। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रख लेना। इसी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। आगे बढ़ते हैं। अदानी वन एंड विच बैंक है ज्वाइंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स इन कोलैबोरेशन विद वीज़ा? अदानी वन और किस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर एयरपोर्ट से जुड़े लाभों के साथ भारत का पहला सह ब्रांडेड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है? ये इसमें पूछा गया है। बैंक का नाम बताना है, आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अदानी वन और आईसीआईसीआई बैंक ने मिलकर ज्वाइंटली इंडिया का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है, जो कि एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स भी देता है, यानी कि एयरपोर्ट पे सुविधाएं भी प्रदान करता है, उससे संबंधित भी सुविधाएं ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड प्रदान करता है। और ये वीज़ा के साथ में कोलैबोरेशन में ये लॉन्च किया गया है। कार्ड जो है वो बेसिकली 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। पहला है अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, दूसरा है, ठीक है ना, सिग्नेचर, ठीक, अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, दूसरा है अदानी वन आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड, ठीक है ना, प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड ये दूसरा है। ठीक, कार्ड के बेनिफिट वगैरह नहीं जाएंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, वहाँ पे नहीं जाने की जरूरत है, वो पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड हमको बेचना नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वही हम लोग कवर करते हैं, तो अननेसेसरी उधर नहीं जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संदीप बख्शी इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। हम हैं ना ख्याल आपका, ये आप आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक का मैंने बता दिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में आप लोग जानते होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत ही पढ़ी लिखी ऑडियंस हमारे पास में है, ये कोर्सेज वगैरह देख रही है, तो ये बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी बातें आपको तो पता ही होंगी। ठीक है, नहीं पता है तो फिर गूगल कर लीजिएगा ना, थोड़ी बहुत मेहनत खुद से भी करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स सोल्यूशन an industry first proposition for the merchant community which bank has recently partnered with Mastercard? व्यापारी समुदाय के लिए
उद्योग में पहली बार पेश किए जाने वाले नियर फील्ड कम्युनिकेशन साउंड बॉक्स समाधान को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ में साझेदारी की हुई है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सही उत्तर जो इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप करके NFC साउंड बॉक्स सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है, जो कि इंडस्ट्री का पहला सोल्यूशन है मर्चेंट कम्युनिटी के लिए। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। NFC सोल्यूशन का ये जो साउंड बॉक्स किया गया है, लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली ऑल इन वन, ठीक ना, ये बेसिकली ऑल इन वन सोल्यूशन है जिसमें UPI अवेलेबल है। ठीक है, भारत QR भी इसमें अवेलेबल है, टैप एंड पे भी इसमें अवेलेबल है। इसके साथ साथ में टैप एंड पे के साथ साथ में टैप प्लस पिन, ठीक है ना, टैप प्लस पिन पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। ठीक है ना, और ये साउंड बॉक्स लॉन्च करने के बाद में एक्सिस बैंक इंडिया का पहला बैंक बन गया है जिसने कि एक ऐसा साउंड बॉक्स लॉन्च किया है जो कि टैप प्लस पिन पेमेंट एक्सेप्ट करता है। इससे पहले किसी ने टैप प्लस पिन के साथ में ये सुविधा उपलब्ध नहीं कराई हुई थी। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ऐसा करने वाला एक्सिस बैंक पहला बैंक बन गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ रिसेंटली एंटर्ड इनटू बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद व्हिच बैंक? बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने हाल ही में किस बैंक के साथ बैंक इंश्योरेंस साझेदारी की हुई है, ये इसमें पूछा गया है। सही उत्तर एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, सही उत्तर इसका हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। बैंक इंश्योरेंस क्या होता है कई बार बताया हुआ है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और बैंक इंश्योरेंस हो जाने के बाद में एक्सिस बैंक की लगभग 5250 से भी ज़्यादा ब्रांचेस से जो हैं बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल आउट किए जा सकेंगे। ठीक, तो बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज की कहानी यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे। हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि 5 जून तक का, 1 से लेकर 5 जून तक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में हम लोग 6 से लेकर 10 जून तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। हमारी आपकी मुलाकात अगली क्लास में होगी। लेकिन जो RBI की एनुअल रिपोर्ट आई हुई है, जिसका PDF मैंने इस वीडियो के साथ नीचे अपलोड कर दिया हुआ है, वो PDF ज़रूर देख लेना। वहाँ से 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, क्लास ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।